जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक कैनिबल फिल्म वी आर वॉट वी आर के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम एमा नाम की औरत को देखते हैं जो कि बहुत तेज बारिश में एक सुपरमार्केट में सामान लेने गई थी। एमा जब सामान लेके उस सुपरमार्केट से बाहर निकलती है तो वो अपने सामने कई सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर पाती है। ये देख के वो काफी घबरा जाती है और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। एमा वहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी की ओर जाती है, लेकिन अचानक वो नाले में गिर जाती है जिसमें बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और उसमें डूब के उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें एमा की फैमिली दिखाई जाती है जहां उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था जिनके नाम रोज, आइरिस और रोरी होते हैं, और एमा का एक पति भी था जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक एक वॉच मैकेनिक होता है जो अपना सारा काम अपने घर के शेड में करता है। उसने अपने घर में ये रूल बनाया था कि जब वो काम कर रहा हो तो उसके शेड में कोई भी ना आए। उसी रात उनके पास पुलिस आती है और उन्हें एमा की मौत की खबर सुनाती है। ये सुन के सभी लोग रोने लगते हैं और फ्रैंक को इससे काफी सदमा लगता है। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए रोज और आइरिस को बुलाया जाता है, जहाँ पे उन्हें एक डॉक्टर मिलता है जो उनसे कहता है कि उनमें से कोई एक ही उसके साथ बॉडी को आइडेंटिफाई करने चल सकता है। वो दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं कि आइरिस वहाँ पे जाके बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करेगी और वो डॉक्टर के साथ वहाँ पे जाती है बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं, जहां रोज अपने पिता फ्रैंक को बताती है कि लैम्ब डे बहुत ही नजदीक आने वाला है और वो लोग लैम्ब डे पे क्या करेंगे। दोस्तों लैम्ब डे न्यूजीलैंड में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक डे है जहां पे सभी लोग उस दिन नॉनवेज खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। उसकी बात सुन के फ्रैंक उससे कहता है कि वो हमेशा से लैम्ब डे मनाते आए हैं और वो इस बार भी लैम्ब डे जरूर मनाएंगे। रोज उससे कहती है कि इस बार माँ नहीं है तो वो लोग ये सब कैसे करेंगे। तो फ्रैंक ये जिम्मेदारी आइरिस को देता है और उससे कहता है कि वो इसकी प्रेपरेशन करेगी। उसके बाद फ्रैंक अपनी गाड़ी लेके कहीं बाहर जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो कि अपनी गाड़ी को ठीक कर रही थी। उस लड़की को देखकर फ्रैंक अपनी गाड़ी रोकता है और उसे मारने का सोचता है। वो अपने हाथ में एक हथियार लेता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। इधर घर में कुछ देर बाद उसके सारे बच्चे सो गए होते हैं और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में घर वापस आता है। अगली सुबह रोज सबसे पहले उठती है और वो खिड़की के बाहर देखने लगती है। बाहर वो अपने पिता को देखती है जो कि 2 काली पन्नी में कुछ लेके जा रहे थे। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उस पन्नी में क्या होगा। फ्रैंक उन काली पन्नियों को ट्रेन की पटरी पे छोड़ देता है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। इधर डॉक्टर बैरो जब अपने गार्डन में काम कर रहा होता है तो उसका डॉग बहुत तेज भौंकता है, मानो कि उसे कुछ मिल गया हो। डॉक्टर जब वहां पे जाता है तो वो देखता है कि उसके डॉग को एक बोन मिली है। वो उस बोन को अपने पास रख लेता है और घर में जाके उसकी जांच करने लगता है। इधर पुलिस स्टेशन में एक कपल आए होते हैं जो कि अपनी मिसिंग डॉटर की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। पुलिस उनकी बात सुन के उनसे कहती है कि अभी वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उनकी डॉटर को गायब हुए 24 घंटे ना हुए हो वो उसके लिए तलाशी नहीं कर सकते। जहाँ फ्रैंक अपने शेड में होता है जहाँ वो किसी के काफी सारे डॉक्यूमेंट जला के नष्ट कर देता है। इस दौरान बेसमेंट से उसे बहुत सारी आवाजें आती हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है और अपने काम पे लग जाता है। उसके बाद फ्रैंक अपनी एक नेबर के पास जाता है और उससे कहता है कि रोरी बहुत ही इमोशनल हो गया है। उसे हर वक्त उसकी माँ की याद आ रही है, तो वो चाहता है कि जब उसका फ्यूनरल हो तो वो उसका ध्यान रखे। ये सुन के उसकी नेबर उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसके बेटे का ध्यान रखेगी। इधर आइरिस और रोज आपस में बात कर रही होती हैं, जहाँ रोज आइरिस से कहती है कि वो चाहती है कि वो लोग लैम्ब डे सेलिब्रेट ना करें। रात को बेसमेंट से बहुत तेज आवाजें आ रही होती हैं, तो रोरी लालटेन लेके नीचे जाता है देखने के लिए कि आखिर वो आवाजें कहाँ से आ रही हैं। रोरी जब दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करता है तो उसकी तरफ एक लेडी का हाथ आता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। ये देख के रोरी काफी डर जाता है और फ्रैंक वहाँ पे आके उसे ले जाता है। अगले दिन ये लोग एमा का फ्यूनरल करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर के साथ एक डेप्यूटी भी आया होता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद फ्रैंक आइरिस को एक बुक देता है और वो उसे रात में रीड करती है। ये बुक सन 1781 के टाइम पे लिखी गई थी और इसे लिखने वाली एलिस नाम की एक लड़की थी। एलिस की फैमिली पहाड़ के जंगलों में रहा करती थी। उस वक्त विंटर जल्दी आ गए थे जिसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई थी और उनके घर में खाने की बहुत ज्यादा कमी होने लगी थी। एक दिन खाने की तलाश में एलिस का पिता और उनका भाई जंगल में शिकार करने गए थे और जब वो वापस लौटे तो सिर्फ उसके पिता ही वापस आए थे और वो अपने साथ एक जानवर का मांस भी लाए थे। एलिस के पिता अब सालों साल एक केव में बिताया करते थे और एक दिन वो एलिस को भी अपने केव में लाए थे। तभी एलिस की नजर वहाँ पे एक लड़की पे पड़ती है जिसे मार के उन्होंने लटकाया हुआ था। ये देख के एलिस समझ जाती है कि उनके पिता उन्हें इंसान का मांस खिलाया करते थे। उस दिन लैम्ब्स डे था जिस दिन वो एलिस को वहाँ पे लेके आए थे। उन्होंने उसे चाकू दिया और उससे कहा कि वो उस लड़की का फ्लैश निकाले। जब आइरिस की किताब पढ़ रही होती है तो उसके दरवाजे पे कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने वो डेप्यूटी होता है जो वहाँ पे इंस्पेक्शन करने आया था। दोस्तों दरअसल वो
डेप्यूटी आयरिस का अच्छा दोस्त था और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। वो बंदा आयरिस को एक लड़की का मिसिंग पोस्टर दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने इसे कहीं देखा है। वो उससे ये भी कहता है कि ये लड़की रोजाना इसी रास्ते ट्रैवल किया करती थी और दोस्तों ये वही लड़की थी जिसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में आए थे। आयरिस उससे कहती है कि वो इस लड़की को नहीं जानती और वो बंदा वहां से चला जाता है। इधर डॉक्टर ने अपने घर में शेरिफ को बुलाया था उस बोन के बारे में बताने के लिए और हम यहाँ पे शेरिफ की बेटी की एक तस्वीर को देखते हैं जो कि बहुत सालों पहले वहां से मिसिंग हो गई थी, पर पुलिस उसे अब तक नहीं ढूंढ पाई थी, इसीलिए बैरो उसकी तलाश कर रहा था। शेरिफ उसकी बात सुनता है और उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि बाहर बाढ़ आई हुई है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा सकते। अगली सुबह डॉक्टर डेप्यूटी से मिलते हैं और उसे वो बोन दिखा के कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये हड्डी किसी इंसान की है। डॉक्टर डेप्यूटी को यह भी बताता है कि पिछले 20 सालों में यहाँ पे करीब 30 लोग गायब हुए हैं जिनका पता आज तक नहीं चल पाया है कि आखिर वो लोग कहाँ पे गए। डेप्यूटी उनकी बातें सुनकर उनसे कहता है कि वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इधर फ्रैंक के घर में उसके बेटे रोरी को फीवर आया था और उसकी नेबर वहां पे मौजूद थी उसका ख्याल रखने के लिए। तभी रोरी उसकी एक उंगली काट देता है जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। वो लेडी उससे पूछती है कि आखिर उसने उसकी उंगली क्यों काटी, तो रोरी उससे कहता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। तभी फ्रैंक वहां पे आता है और उस नेबर को वहां से भेज देता है। वो आयरिस से कहता है कि अब टाइम हो चुका है तो उन्हें वो जल्दी करना होगा। उसकी दोनों बेटियां बेसमेंट में जाती हैं जहां उन्हें एक चेन्ड लड़की मिलती है और दोस्तों ये वही लड़की थी जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। उसी के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में आए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए और फ्रैंक ने इसे किडनैप करके बेसमेंट में रख रखा था। वो दोनों लड़कियां उसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो लड़की रोज को पकड़ लेती है तो आयरिस एक औजार से उसके सर पे मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उनकी पड़ोसी उनके चिल्लाने की आवाज सुनती है और काफी डर जाती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके वापस अपने घर में चली जाती है। इधर आयरिस और रोज उस लेडी को लेटाती हैं और उसे निवस्त्र करके उसकी बॉडी को साफ करती हैं। फिर ये पूरी फैमिली तैयार होती है डिनर करने के लिए। आयरिस उस लेडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उसका मांस किचन में ला के पकाती है। तभी रोज वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि वो इसका पार्ट नहीं बनना चाहती। कुछ देर बाद उनके घर के बाहर उनकी पड़ोसी आती है जो उनसे पूछती है कि उनके बेसमेंट से किसकी आवाज आ रही थी। आयरिस उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि उन लोगों को बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है। ये कह के वो दरवाजा बंद कर देती है और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये सभी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं उस लड़की का मांस खाने के लिए, लेकिन रोज उसका मांस नहीं खाती क्योंकि वो इसके विरुद्ध थी। फ्रैंक जब ये देखता है तो वो उसे डांटता है और वो फोर्सफुली वो मीट खाती है। अगली सुबह हम डॉक्टर और डेप्यूटी को देखते हैं जो कि उसी जगह पे थे जहाँ पे डॉक्टर को वो बोन मिली थी। वो लोग वहाँ पे छानबीन कर रहे थे ताकि उन्हें कोई और सबूत भी मिल सके। डेप्यूटी जब नदी में तलाश करता है तो उसे किनारे पे किसी का टूटा हुआ दांत मिलता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि जरूर यहाँ पे कोई मारा गया होगा। इधर आयरिस और रोज डेप्यूटी को नहर में छानबीन करते हुए देख लेती हैं। आयरिस तुरंत उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसके सॉक्स बहुत ज्यादा गीले हो गए होंगे तो क्यों ना वो उसके घर में चले और उसे सुखा ले। डेप्यूटी ये सुन के राजी हो जाता है और उसके घर में जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि डॉक्टर को यहाँ पे एक बोन मिली थी और उसे भी यहाँ पे एक टूटा हुआ दांत मिला है, जिससे उन्हें शक है कि यहाँ पे जरूर किसी का मर्डर हुआ है। आयरिस सुन के ऊपर जाती है उसके लिए नई सॉक्स लेने के लिए और डेप्यूटी डॉक्टर को उस दांत के बारे में मैसेज कर देता है। तभी रोज वहाँ पे आती है और उस दांत के बारे में पूछती है तो डेप्यूटी उसे बताता है कि उसे हाल ही में ये दांत नदी किनारे मिला। आयरिस वहाँ पे आकर उससे कहती है कि ऊपर थोड़ी दूर पे एक ग्रेवयार्ड है जहाँ से किसी बॉडी में से ये दांत टूट गया होगा और यहाँ पर आ गया होगा। डेप्यूटी उससे कहता है कि वो उसे वो ग्रेवयार्ड दिखाए और आयरिस उसे लेके वहाँ से ग्रेवयार्ड की ओर जाती है। इधर डॉक्टर अपने घर में उस बोन की जांच कर रहे होते हैं जहां उन्हें उस हड्डी पे किसी बारीक चीज के निशान मिलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि इस हड्डी से मांस को किसी औजार से हटाया गया है। वो अपनी एक किताब उठाते हैं जिसमें कुरू डिजीज के बारे में लिखा हुआ था और ये डिजीज उन लोगों को होती है जो कि कैनिबल्स होते हैं। यहाँ आयरिस डेप्यूटी को लेके उस डेस्टिनेशन पे पहुंचती है जहाँ पे वो उसे सिड्यूस करती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी फ्रैंक वहाँ पे आता है और पीछे से उस डेप्यूटी के सर पे वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो आयरिस को घर जाने के लिए कहता है और उस डेप्यूटी की बॉडी वहीं पे दफना देता है। वो उस डेप्यूटी के सारे सबूत उठाता है और उसे जला के मिटा देता है। आयरिस उस डेप्यूटी को काफी पसंद किया करती थी, लेकिन उसके पिता ने उसका प्यार उससे छीन लिया था, इसीलिए वो गुस्से में रोज के पास जाती है और उसके गले लग के रोने लगती है। रोज उससे कहती है कि क्यों ना आज रात वो दोनों यहाँ से भाग निकलें। तभी फ्रैंक भी वहाँ पे आता है और वो देखते हैं कि उसके हाथ में एक गन है। वो अपनी बेटी से काफी गुस्सा होता है, इसीलिए वो बाहर जाके एक पेड़ को काटने लगता है। वहीं पे उसने कई सारे ह्यूमन बोन्स को गाड़ा हुआ था जिसे वो निकाल के चेक करने लगता है और हमें पता चलता है कि उसके परिवार ने सालों साल कई सारे इंसानों को मारा है।
तभी वो सारी हड्डियां उससे छूट जाती हैं और वो नदी में गिरने लगती हैं। फ्रैंक उन हड्डियों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ये करने में नाकामयाब रहता है, जिसकी वजह से वो हड्डियां नदी में बह जाती हैं। इधर डॉक्टर डेप्यूटी को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। इससे उसे उसकी चिंता होने लगती है और वो उसे बाहर ढूंढने जाता है, लेकिन तब भी वो डेप्यूटी उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। यहाँ फ्रैंक फिर से अपनी फैमिली को तैयार करता है दोबारा से मांस खाने के लिए। तभी वो डेप्यूटी का फोन देखता है जिसपे डॉक्टर के मैसेजेस आए हुए थे। वो उन मैसेजेस को पढ़ता है जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि उसे फ्रैंक की फैमिली पे शक है कि वही उन लोगों को मार के उनका मांस खा रहे हैं। उसके बाद वो सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जहाँ रोज देखती है कि रोरी भी इंसान का मांस खाने के लिए तैयार है। जब वो एक निवाला अपने मुंह में डालने वाला होता है तो रोज उसके हाथ पे मारती है, जिससे उसका खाना नीचे गिर जाता है। फ्रैंक को ये देखे काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी उनकी डोरबेल बजती है। आइरिस दरवाजा खोलती है जहाँ पे डॉक्टर होता है और वो उसे लेके अंदर आ जाती है। डॉक्टर आइरिस के सर पे एक हेयर क्लिप लगी देखता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और वो फ्रैंक से कहता है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। वो फ्रैंक से कहते हैं कि उसे शक है कि वो लोग कैनिबल्स हैं, क्योंकि जब उसकी वाइफ की मौत हुई थी तो उसकी ऑटोप्सी के बाद उन्हें पता चला था कि उसको कुरू डिजीज है और ये डिजीज कैनिबलिज्म का कारण होता है। ये सुन के फ्रैंक सतर्क हो जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी डॉक्टर बैरो उस पे गन तान देते हैं और उससे कहते हैं कि वो चालाकी ना करे। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या उसने उसकी बेटी को भी मार के खाया है, क्योंकि आइरिस के सर पे जो हेयर क्लिप लगी थी वो उसकी बेटी की हुआ करती थी। ये सुन के फ्रैंक उससे कहता है कि हाँ, उसने उसकी बेटी को भी खाया है। तभी वो ड्रॉर से एक गन निकालता है और उसे शूट करता है, लेकिन डॉक्टर के आगे उसकी बेटी आइरिस आ जाती है, जिसे वो गोली लग जाती है। ये देख के डॉक्टर फ्रैंक को शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और इसी दौरान रोज रोरी को लेकर वहां से भागने लगती है। डॉक्टर आइरिस को उठाता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ठीक हो जाएगी। तभी वो अपने पीछे देखता है जहां फ्रैंक एक हथियार लिए खड़ा था। वो उसके सर पे मारता है, जिससे डॉक्टर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो रोज और रोरी के पीछे जाता है, जो कि ट्रक में बैठ के वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो उनके ट्रक के अंदर दाखिल हो जाता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। रोज रोरी को लेकर अपनी पड़ोसी के घर में जाके छुप जाती है, लेकिन फ्रैंक उनका पीछा नहीं छोड़ता और वहां भी आ जाता है। वहां पे उसकी पड़ोसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फ्रैंक रोज से कहता है कि उसकी बहन को चोट लगी है तो वो उसके साथ चले, और ये सुन के रोज रोरी को लेके उसके साथ चली जाती है। वो फिर से उन्हें डाइनिंग टेबल पे बैठाता है और उन्हें इंसान का मांस सर्व करके कहता है कि वो इसे खाना शुरू करें। रोज और आइरिस इसे बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती थी और रोज काफी गुस्से में थी, इसीलिए वो अपने पिता पे ही अटैक कर देती है। वो अपने पिता का गला काट खाती है और आइरिस उसके हाथ में एक पिन घुसा देती है। वो दोनों मिलकर फ्रैंक के शरीर को काटती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को होश आता है तो रोज उनके पास आके उनकी बेटी की हेयर क्लिप उन्हें रिटर्न कर देती है। वो उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि उन्होंने जानबूझ के उसकी बेटी को नहीं मारा है, बल्कि उनके पिता ने उनसे ये सब करवाया था। उसके बाद वो दोनों बहनें अपने भाई को लेकर एक नई टाउन में जाने के लिए निकल जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया गया है कि ये फैमिली 17वीं सेंचुरी से ही कैनिबल थी और सदियों से ये लोग इंसानों को मार के उनका मांस खाया करते थे। फ्रैंक की फैमिली भी उन्हीं का वंश थी, जो कि अपनी पीढ़ी की प्रथा फॉलो करती आ रही थी, इसीलिए वो लोग भी इंसानों को मार के उनका मांस खाते थे। आइरिस उनकी पूर्वज थी, जिसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था और जिस भी पीढ़ी को वो डायरी मिलती थी वो उसे फॉलो करने लगते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।